अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लाइव डिस्कशन में एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स और जी प्रोटीन के रिलेटेड। और प्रोटीन्स में आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आज टेस्ट में आए थे, और उसके अलावा मैं साथ साथ वो चीज़ें भी बताता जाऊंगा जो कि आप लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। अगर ये एमसीक्यूज नहीं आएंगे तो इसके अलावा वो एमसीक्यूज आ जाएंगे जो सारे रिलेटेबल कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं वो साथ साथ बताता जाऊंगा। चलिए सबसे पहले एमसीक्यू देखते हैं। द म्यूटेशन एसोसिएटेड विद द मार्फन सिंड्रोम। तो पहली बात याद रखें, मार्फन सिंड्रोम आप लोग को अच्छी तरह आना चाहिए। ये एससीक्यू में भी पूछा जाता है, एमसीक्यूज में भी, और ये वाइवा का बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और इसमें क्या होता है, इसमें फिब्रिलिन प्रोटीन जो होती है ना, ये इनहेरिटेड है। फिब्रिलिन प्रोटीन जो बना रहा होता है वो नहीं बनती। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड इन दिस disorder? So the right answer is Charlie, primary structure. अब देखें, जब प्रोटीन नहीं बन रही, प्राइमरी स्ट्रक्चर एक जैसे बिल्डिंग होती है ना, उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है, इसी तरह प्राइमरी स्ट्रक्चर मेन स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हमारे पास किसी जीन में म्यूटेशन हो गई है तो वो अगर वो चीज बना ही नहीं रहा, फिब्रिलिन प्रोटीन बना ही नहीं रहा, इस मींस उसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था, जो प्राइमरी बिल्डिंग थी, वही नहीं सही बन रही। तो इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर का इफेक्ट होता है। इसमें और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? मार्फन सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट है, आपको बस ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इनहेरिटेड है। फिर इसमें कौन सी प्रोटीन नहीं बन रही? फिब्रिलिन प्रोटीन नहीं बन रही, उसको इनकोड करता है FBN1, बट आपको इतना पता हो कि फिब्रिलिन प्रोटीन नहीं बन रही। सो द नेक्स्ट, which is essential component for the formation of elastic fibers found in the connective tissue? अब याद रखना, कनेक्टिव टिश्यू में प्रोटीन्स होती है। अब प्रोटीन्स फर्दर टाइप की कनेक्टिव टिश्यूज में होती है। आपको कनेक्टिव टिश्यू जो बॉडी में है वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड साथ करता है। कनेक्टिव टिश्यू में इलास्टिक प्रोटीन बहुत जरूरी होती है। तो ये फिब्रिलिन मार्फन सिंड्रोम में फिर क्या हो सकता है? मार्फन सिंड्रोम को हम मार्फन से याद रखेंगे। ये इसके सिम्टम्स, ये इसकी जो इंडिकेशंस है वो हैं, आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। इसमें एक तो माइटल वॉल्व प्रोलैप्स और एओर्टिक डाइसेक्शन, ये होती है अब ब्लड वेसल्स के रिलेटेड। इसकी एक इंपॉर्टेंट है रेटिनल डी अटैचमेंट, और आप लोग एक पढ़ते हैं एक्टोपिया लेंटिस। तो ये एक्टोपिया लेंटिस जो होता है ना, एक अलहदा सिंड्रोम भी है, और इसमें भी समटाइम्स एक्टोपिया लेंटिस हो जाता है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट। फिर आप एक ये चीज पढ़ रहे होंगे, ए से लिखा हुआ है कॉन्डेक्टाइल। ये होता है कि उंगलियां, जो टोज है, ये लंबे होना। तो आप लोग देखेंगे जो मार्फन सिंड्रोम के पेशेंट्स है, उनकी उंगलियां बहुत लंबी लंबी होती है, उनके टोज लंबे होते हैं। नियर साइटेडनेस, तो मार्फन ये वाला मेनमोनिक है, इससे याद रखें, ये प्रोफ में पूछा जाता है। तो आप लोग अगर ये सब कुछ बता देते हैं तो ऑब्वियसली अगला इंप्रेस होगा। Another MCQ. A 27-year-old firefighter is brought to the emergency room after being exposed to the smoke during a training exercise. He looked ill and has labored breathing. अब इसमें फाइंडिंग्स क्या है? ऑन एग्जामिनेशन जो फाइंडिंग हम देख रहे हैं वो हमारे पास है कि उसमें 100% जो है पल्स ऑक्सीमीटर रीड कर रहा है। और यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो स्मोक से हो गया है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कॉमन पॉइजनिंग होती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग बहुत ज्यादा पूछी जाती है एमसीक्यूज में, स्पेशली फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में भी। उसकी रीजन ये साइलेंट किलर है। कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होके डेथ हो जाती है, पता नहीं लगता। इसमें क्या क्या इंडिकेशंस नजर आ सकती है? इसमें एक तो पहले याद रखना है कि जब भी इस तरह का पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होगा, इसमें डेथ के बाद खास तौर पे उसकी बॉडी रेडिश अपेयर हो रही होती है, रेडिश चेंज होता है। अब इसमें उसका आंसर हमने बताना है। तो द राइट आंसर इन दिस केस इज अल्फा, द ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व इज शिफ्टेड टू लेफ्ट। तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व राइट कब शिफ्ट होता है, लेफ्ट कब शिफ्ट होता है। ये आप लोग फिजियोलॉजी रेस्पिरेशन में भी पढ़ते हो, और ये बायोकेमिस्ट्री में भी, और इसमें फिजियो में भी एमसीक्यूज आता है, बायोकेमिस्ट्री में भी। तो मैं यहाँ पे कवर करूंगा आप लोगों को ताकि आइडिया हो जाए कि किस तरह का एमसीक्यूज आ सकता है। पहले तो याद रखें, जब भी राइट शिफ्ट होगी तो इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन एफिनिटी कम हो रही है हीमोग्लोबिन के साथ, और ऑक्सीजन की अनलोडिंग ज्यादा हो रही है। इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन उधर जाके डिसोसिएट इजीली हो सकता है। अगर उस ऑक्सीजन बाइंड है ना तो वह डिसोसिएट इजीली हो सकता है अगर राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए। तो राइट वर्ड शिफ्ट का कब फायदा होगा? जब हमारा हीमोग्लोबिन जो ब्लड है
वो लेके जाएगा ऑक्सीजन को टिश्यूज के पास। अब वहां पे जो सेल है उनको ऑक्सीजन चाहिए, अब ऑक्सीजन ने उधर जाके अनबाउंड होना है, तो उधर राइटवर्ड शिफ्ट होनी चाहिए। अब वहां पे सारे ऑलमोस्ट वही फैक्टर्स होते हैं जो राइटवर्ड शिफ्ट करवाते हैं। वो हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जहां टिश्यू के पास हो जाएगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली ज्यादा होगी, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा क्या करेगी, ऑक्सीजन को डिसोसिएट करवाएगी ताकि वो सेल में जा सके। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तो एसिडोसिस होता है। तो एसिडोसिस, ये बात याद रखनी है। अब नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। फिर आ जाता है डीपीजी की कंसेंट्रेशन। ये 3 है, इस पे राइटवर्ड शिफ्ट होती है, ये नॉर्मल कंडीशन में हम देख रहे हैं। जो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, वो होता है कि कौन सा हीमोग्लोबिन राइटवर्ड शिफ्ट करवाता है और कौन सी हीमोग्लोबिन की टाइप लेफ्टवर्ड शिफ्ट करवाती है। तो जो सिकल सेल में हीमोग्लोबिन होता है वो राइटवर्ड शिफ्ट करवा रहा होता है, और जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हमारे पास बीटा चेन की जगह गैमा चेन होती है, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करवा रहा होता है। तो ये बात पता होना चाहिए कि राइटवर्ड शिफ्ट सिकल सेल का हीमोग्लोबिन करवाएगा और लेफ्टवर्ड शिफ्ट फीटल हीमोग्लोबिन करवाएगा। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है। अब राइटवर्ड शिफ्ट की ये रीजन होगी। लेफ्टवर्ड शिफ्ट का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन अनबाइंड नहीं हो पा रहा, वो ऑक्सीजन की अफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ इतनी ज्यादा हो गया वो उसे डिटैच नहीं हो रहा। वो किन केसेस में होता है, अगर पहले तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड कम, ये वाली सारी चीजें ऑपोजिट कर दें। उसके अलावा मेथ हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन। अब याद रखना, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है, वो ऑक्सीजन की अफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ जो जुड़ी होती है पहले से और ज्यादा कर देता है। यानी जो हीमोग्लोबिन अटैच्ड है वो उतर नहीं सकती, और बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड किसी और ऑक्सीजन को लगने नहीं देता। ये इस तरह, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन के ऊपर 4 ऑक्सीजन लगना था, अब कार्बन मोनोऑक्साइड एक की जगह पे आके लग गया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो बाकी 3 ऑक्सीजन लगी है उनको उतरने नहीं देगा, और जिधर आके वो खुद बैठ गया है वहां पे किसी को आने नहीं देगा। ये यानी डबल इफेक्ट्स करता है, यानी जो ऑक्सीजन लगी थी उसको उतरने नहीं देता और जो आना चाहती है उसको आने नहीं देता। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग लेफ्टवर्ड शिफ्ट करवाती है, और ये बहुत ज्यादा वाइवा में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, 59-year-old man presented with nephrotic syndrome. Immunoelectrophoresis detect a monoclonal immunoglobulin. A renal biopsy shows amyloidosis. अब इसमें amyloid deposition हुई है। तो यहाँ पे पूछता है all amyloid fibrils share an identical secondary structure। तो amyloid का एक identical secondary structure होता है। secondary में आपको पता है अल्फा हेलिक्स हो सकता है या बीटा प्लेटेड शीट जो मेन होते हैं, उसके अलावा भी होते हैं जो ये 2 मेन है। बाकी जो स्ट्रक्चर्स है वो आप लोगों ने डिफिन कोर्ट में लिखे होंगे, वो एक बार रीड करके जाने हैं, वो समटाइम्स आ जाते होते हैं। तो जो बीटा प्लीटेड शीट है ये हमारे पास प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ एमिलॉइड फाइबर्स, और यहाँ पे इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है जो नेक्स्ट एमसीक्यूज में डिस्कस होगी। तो बीटा प्लेटेड शीट याद रखना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और ये एमिलॉइड में प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट एमसीक्यूज, An 80-year-old man presented with the impairment of higher intellectual function। तो ये इसका इन्होंने एंड पे डायग्नोज बताया कि उसको अल्जाइमर्स डिजीज थी। अल्जाइमर्स डिजीज में क्या चीज बेस्ट डिस्क्राइब करती है, तो मैंने अभी आप लोगों को पीछे बताया अल्जाइमर डिजीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आप लोग की बुक में लिखी है, इट इज एसोसिएटेड विद द डेपोजिशन ऑफ न्यूरोटॉक्सिक एमाइलॉइड पेप्टाइड एग्रीगेट्स, जो डेल्टा ऑप्शन में है। जो ये एमेलॉइड पेप्टाइड एग्रीगेट्स होती है ये भी बीटा प्लेटेड होते हैं। एमेलॉइड में कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, बीटा प्लेट सेकेंडरी स्ट्रक्चर है बीटा। तो आप लोगों को ये बात याद होनी चाहिए कि इसमें अल्जाइमर्स में एमेलॉइड्स डिपॉजिट होते हैं। ये एमसीक्यूज है, ये एससीक्यू है, ये प्रोफ में एससीक्यू में पूरी स्टेटमेंट दी जाती है, उसके बाद पूछा जाता है कि क्या चीज डिपॉजिट हुई होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बीटा एमेलॉइड अल्जाइमर्स में डिपॉजिट होते हैं। The next MCQ is which of the following statement concerning the hematocrit is correct? तो हेमाटोक्रिट के हीमोग्लोबिन के बारे में क्या चीज करेक्ट है, तो पहले तो मैं आंसर बताता हूँ फिर मैं सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन करूंगा। आंसर इज अल्फा, कि फीटल हीमोग्लोबिन जो होती है ना उसकी हायर अफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ। अब इसकी रीजन, अब जो हम एडल्ट हैं हमारे अंदर HbA प्रेजेंट होती है। जो फीटस था जब वो बेबी अभी बोर्न नहीं हुआ था, इवन बोर्न होने के थोड़ी देर तक उसमें HbF प्रेजेंट होती है।
तो वो जो HbF हीमोग्लोबिन है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें बीटा की जगह गैमा चेन्स होती हैं। तो आपको गैमा चेन्स, ये सारे डिफरेंस पूछे जाते हैं। फिर पूछा जाता है कि फीटस में HbF क्यों होती है और उसमें क्या खास बात है। तो HbF की खास बात यह है कि इसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी HbA से ज्यादा होती है। अब जो उसकी मदर है उसके अंदर यानी HbA प्रेजेंट है, और जो बेबी उसके वॉर्म में है उसके अंदर HbF प्रेजेंट है। अब उसको ऑक्सीजन कहाँ से जानी है? मदर से जानी है। अब HbF की जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन बाइंड करने की वो ज्यादा होती है। जब मदर का वहां पे ब्लड सर्कुलेट करेगा प्लेसेंटा के थ्रू, तो क्या होगा, बेबी का जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, HbF अपनी तरफ ऑक्सीजन खींच लेगा। अगर उसकी कैपेसिटी देखिए अफिनिटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन जिसकी अफिनिटी ज्यादा है उसकी तरफ जाएगा। तो इस तरह फायदा होता है कि जो मैटरनल होता है उससे जो जो हमारे पास मदर होती है उससे मैटरनल टू फीटल ऑक्सीजन ट्रांसफर इजी हो जाती है। तो ये इसकी रीजन है HbF की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होने की। तो ये जरूरी होता है कि उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा हो ताकि वो मदर से ऑक्सीजन को अपने तरफ ले तो सके ना। तो ये इसका एडवांटेज है। अब इसकी रीजन आप देख रहे हैं कि अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है डिक्रीज अफिनिटी फॉर 2,3-BPG। HbF की डिक्रीज अफिनिटी होती है। आपने याद रखना है जो HbA होता है जो अडल्ट में यानी हमारे में प्रेजेंट है, ये HbG को जो BPG होता है इसको अपनी तरफ खींचता है क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अपनी तरफ खींचता है। जब BPG को अपनी तरफ खींचता है तो राइट वर्ड शिफ्ट होता है। जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसमें BPG नहीं होता, उस पे अटैच BPG नहीं होता। तो याद रखना है जो फीटल हीमोग्लोबिन है ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। तो ये दोनों MCQs है। अब इसके बाकी ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। बीटा ऑप्शन में क्यों नहीं हो सकता? देखिए इन्होंने कहा प्योरीफाइड HbF और प्योरीफाइड HbA, यानी उसमें से BPG उतार दिया गया। यही बेसिक डिफरेंस था जो एक दोनों की एफिनिटी में डिफरेंस ला रहा था। जो अडल्ट होता है उसकी हीमोग्लोबिन पे BPG अट्रैक्ट हो रहा होता है, लेकिन जो HbF की होता है ना उधर BPG अट्रैक्ट नहीं हो रहा होता। उसकी वजह से HbF की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा हो गई होती है। क्योंकि आपको पता है कि जब BPG अटैच हो तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है और ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज होती है। तो अडल्ट में इसलिए वो डिक्रीज होती है जबकि फीटस में ये ऑपोजिट हो जाता है। तो ये रीजन, तो इसलिए बीटा ऑप्शन गलत है। हीमोग्लोबिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है HbF में 4D ऑप्शन में 2 डेल्टा प्रेजेंट होती है जबकि 2 गैमा प्रेजेंट होती है। इस MCQ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है HbA1c, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वाइवा में पूछा जाता है। HbA1c ना चेक डायबिटिक, अगर आपने चेक करना है ना पेशेंट डायबिटीज का मरीज है कि नहीं, तो HbA1c चेक करवाते हैं। HbA1c के पास एबिलिटी होती है ये ग्लूकोज को अपने साथ अटैच करवा सकता है। अगर किसी बंदे को डायबिटीज है तो उसका जो HbA1c के साथ जो ग्लूकोज होता है ना वो, और जो इसकी लैब वैल्यू होती है वो 6 के राउंड अबाउट होती है, डिफरेंट होती है, प्री डायबिटिक, डायबिटिक, नॉन डायबिटिक। तो डिफरेंट लैब्स की डिफरेंट होती है। HbA1c अगर ज्यादा हुआ है ग्लूकोज अटैचमेंट, इसका मतलब है इस बंदे को डायबिटीज हुई हुई है। ये पिछले 3 मंथ का स्टेटस बताएगा। अब आप लोग सोचेंगे 3 मंथ का स्टेटस किस तरह बताता है? आपको पता है कि हमारा जो ब्लड है वो ऑलमोस्ट रीन्यू होता है 3 to 4 मंथ बाद, 120 डेज का आ जाता है यानी 4 मंथ। तो HbA1c जो है ना, तो ये तब तक तो रेड ब्लड सेल में है ना। अगर किसी बंदे को डायबिटीज है उसके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा देर रहेगा। जब उसके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा देर रहेगा तो उसकी एफिनिटी है HbA1c के साथ, वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो अगर हम उस बंदे का HbA1c लेवल चेक करवाते हैं तो हमें 3 मंथ का स्टेटस पता लग जाता है कि उसकी डायबिटीज है कि नहीं है, वो प्री डायबिटिक है कि नहीं। तो ये वाइवा में पूछा जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस बताओ HbA1c की। तो ये याद रखना है, ये हमें बताता है कि डायबिटिक पेशेंट चेक करने के लिए कि इसको डायबिटीज है कि नहीं, तो ये टेस्ट काफी ऑथेंटिक है। अब ये कर्व आप लोगों ने याद रखना है। जो राइटवर्ड शिफ्ट है वो किस केसेस में होती है वो मैंने बता दिया पीछे भी, आप देख सकते हैं, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी मैंने पीछे बता दिया कि कहाँ पे होती है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एबिलिटी ऑफ एसिडोसिस टू प्रेसिपिटेट द क्राइसिस इन सिकल सेल एनीमिया। सो एक बात याद रखनी है कि जो सिकल सेल एनीमिया है वो एग्रवेट किन कंडीशंस में होता है। जो सिकल सेल एनीमिया वो एग्रवेट होता है एसिडोसिस की कंडीशन में। जब एसिडोसिस अगर हो रहा हो ना तो ये एग्रवेट हो जाता है। उसकी रीजन क्या होती है? जब एसिडोसिस होता है तो प्रेसिपिटेशन ऑफ
जो सिकल सेल्स होते हैं ना प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जब वो प्रेसिपिटेट होंगे तो उसके बाद लाइसिस के चांसेस है, तो ये कंडीशन एग्रवेट हो जाती है। फिर उसके बाद इन्होंने हमसे, इसका आंसर है एसिडोसिस डिक्रीज द सोल्युबिलिटी। जब वो एग्रवेट कैसे हुआ, प्रेसिपिटेशन हुई, जब प्रेसिपिटेशन हो जाती है तो आपको पता है जो प्रेसिपिटेटेड चीज होती है वो सोल्यूबल नहीं होती, तो वो सोल्युबिलिटी नहीं होगी। बाकी ऑप्शंस जो चार है वो आप लोगों को वैसे खुद पता होने चाहिए क्योंकि ये डिफरेंट जगह पे आप लोग सुनने को मिलेगा। एसिडोसिस इंक्रीज द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर द ऑक्सीजन, ये याद रखना है। फिर एसिडोसिस फेवर्स द कन्वर्जन ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम टॉट टू रिलैक्स फॉर्म। तो ये 4 पॉइंट्स जो है ना, ये आप लोग वैसे याद रखें, ये आप लोगों ने पीछे जो कर्व पढ़ा है ये सेम वही पॉइंट्स हैं। द नेक्स्ट एमसीक्यू, ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी रीजन मैं बताता हूँ क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। A 67-year-old man presented to the emergency department with a 1-week history of angina and shortness of breath. Angina में जब ये कहते हैं चेस्ट पे दबाव फील हो रहा है, तो angina में ना उसका फेस एक्सट्रीमिटीज ब्लू हो गई हैं। His medical history included chronic stable angina. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रोनिक स्टेबल एंजाइना से क्या मुराद है, यानी ये उसको पहले से होता था, क्रोनिक कंडीशन है, यानी इसको पहले भी ये कंडीशन हुई हुई है और इसको स्टेबल एंजाइना है। और वो इसकी ट्रीट कैसे कर रहा था, वो इसको आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको एनजीसिड कहते हैं जो मार्केट नेम है, तो ये वाले उससे ट्रीट हो रहा था। उसके ब्लड एनालिसिस वाज चॉकलेट कलर्ड। अब इसकी क्या डायग्नोसिस लाइकली होता है, इसका डायग्नोसिस होता है मेथमोग्लोबिनीमिया। अब उसकी मैं रीजन बताता हूँ। सबसे पहले तो मेथमोग्लोबिनीमिया क्या होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन Fe2 पॉजिटिव होता है, और जो मेथमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन Fe3 पॉजिटिव होता है। तो ये याद रखना है। इसमें क्या हुआ है, आयरन की ऑक्सीडेशन हुई है, 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव, यानी आयरन में से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन निकलना ऑक्सीडेशन होती है, तो Fe3 पॉजिटिव हो गया, ये मेथमोग्लोबिनीमिया हो गया। जो मेथमोग्लोबिन है ये चॉकलेट कलर्ड और ब्लू पर्पल कलर दे रहा होता है। अगर जो नाइट्रेट्स होते हैं ना, उनका एक ये साइड इफेक्ट आता है कि वो समटाइम्स ये इसको मेथमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देते हैं, ये उसकी टॉक्सिसिटी में आ जाता है। जो मेथमोग्लोबिन है Fe3 पॉजिटिव, इसकी जो एबिलिटी है ऑक्सीजन बाइंडिंग की वो कम होती है, इस वजह से इसका ये, और इसका कलर ये होता है जिसकी वजह से बॉडी पे ये ब्लूइश टिंज आ रहा है। अब आपने ये देखना है कि आप देख सकते हैं ये जो ब्राउन है जिसका गुब्बारा इसने उठाया हुआ है, इसकी एबिलिटी टू बाइंड ऑक्सीजन कम हो गया। तो मेथमोग्लोबिनीमिया के 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखें कि इसका कलर क्या होता है, चॉकलेट कलर सा होता है, और ये ब्लूइश टिंज बॉडी को दे देगा अगर मेथमोग्लोबिन ज्यादा हो गया है। ये हमारे पास नाइट्रेट्स के साइड इफेक्ट में हो सकता है। इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एबिलिटी कम होती है। तो ये 3-4 पॉइंट है मेथमोग्लोबिन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज अबाउट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके पहले 3-4 के एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वो किधर किधर टाइप ऑफ कोलेजन प्रेजेंट होते हैं। इन्होंने पूछा टेंडन, कॉर्निया, ब्लड वेसल्स, बोन एंड स्किन, इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, तो टाइप 1 प्रेजेंट होता है इसमें। तो हम देखते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये वाइवा एमसीक्यू ये सब कुछ कहीं पे भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहले 3 तो खास तौर पे, जो टाइप 1 है ना वो स्किन, टेंडन, वेस्कुलेचर, ऑर्गन और बोन्स में प्रेजेंट होती है। इसमें बोन्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे एक एमसीक्यूज भी आना है। मेन कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द बोन, टाइप 1 इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ बोन। टाइप 2 का इंपॉर्टेंस याद रखनी है कि मेन कोलेजनस कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज होता है। टाइप 2 की ये बात याद रखनी है, यानी कोई भी कार्टिलेज की अगर डिजीज आ रही होगी तो आपको सोचना पड़ेगा कि टाइप 2 की डेफिशिएंसी हो सकती है। जो टाइप 3 होता है वो रेटिकुलेट के साथ होता है, मेन कंपोनेंट ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स। तो जब भी टाइप 3 की डेफिशिएंसी अगर रेटिकुलर फाइबर से रिलेट की हुई है तो टाइप 3 आप लोगों को याद करना है। टाइप 4 भी होता है, जो टाइप 4 होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये हिस्टोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे हिस्टोलॉजी में आप पढ़ेंगे। हिस्टोलॉजी में याद रखना, राइट ह्यूमरस, राइट रेडियस, एट द एज ऑफ 7 मंथ द इन्फेंट हैज अ फ्रैक्चर ऑफ अ बोर्ड फीमर, यानी अब इसकी बोन्स को खुद ब खुद कुछ हो रहा है। ये उसके फ्रैक्चर्स आप देख सकते हैं। A careful family history ruled out non-accidental trauma as a cause bone fracture. अब यानी इसकी फैमिली हिस्ट्री भी अब मिल रही है, और इस जब ये हो ना कि बोन्स टूट रही हो यानी इसमें कोई डिफेक्ट है।
कोई मतलब उस पर व्यूज भी नहीं हो रहा, स्टिल उसकी बोन्स टूट रही है, यानी ऑब्वियसली खुद ब खुद तो कोई चीज नहीं टूट जाती ना, बच्चों की बोन्स खुद ब खुद तो नहीं टूट जाती ना, तो यानी इसमें कोई डिफेक्ट है। अभी मैंने पीछे बताया था जो टाइप 1 कोलेजन है, मैंने उधर दिखाया था वो मेन ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है बोन्स का, यानी अल्फा इज द राइट चॉइस, मैंने पीछे दिखाया था। जो कोलेजन 2 है वो कार्टिलेज का होता है, जो कोलेजन 3 है वो रेटिकुलर फाइबर, कोलेजन 4 मैंने आपको बताया था बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये याद रखना है, ये इस तरह के एमसीक्यूज इस तरह आ सकते हैं। तो ये वो वाला था टेबल। एहलर-डैनियल्स सिंड्रोम, तो अब इसमें मैं कुछ इसमें इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट मैं एहलर-डैनियल्स सिंड्रोम क्या होता है वो बताता हूँ। और इसमें याद रखना कि एहलर-डैनियल्स सिंड्रोम और मार्फन सिंड्रोम ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर था अल्फा एबनॉर्मेलिटी इन जीन। इसमें असल में क्या होता है आप ये देखें, इसमें हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना वीकन हो जाता है। तो ये स्किन आप देख सकते हैं इस बंदे की कि उसने किस तरह स्किन को पकड़ के साइड पे किया हुआ है। तो ये इस हमारी जो स्किन है आप अपनी करके देखिए, आपकी नेक की स्किन कभी भी ऐसे नहीं हो सकती, लेकिन उसकी हुई है। ये एहलर-डैनियल्स सिंड्रोम की इंडिकेशन है। इसमें क्या होता है, इन दिस टेंडन्स लिगामेंट दैट होल्ड द पार्ट ऑफ द बॉडी टुगेदर, ये वाला कनेक्टिव टिश्यू वीक हो जाता है। तो इसमें लूज स्किन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ब्रूज होते हैं, बॉडी पे ब्रूज बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये 2-3 कॉमन इंडिकेशंस है एहलर-डैनियल्स सिंड्रोम की। इसमें आप उंगली अपनी पीछे करेंगे बिल्कुल पीछे को चली जाएगी, आम केसेस में ऐसा नहीं होता। तो ये एहलर-डैनियल्स सिंड्रोम की कुछ इंडिकेशंस है। एन अमाइनो एसिड दैट डजंट टेक पार्ट इन हेलिक्स फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसका आंसर प्रोलीन है। इसके अलावा क्या आंसर हो सकता था, इसके अलावा जो अल्फा है वो हमारे पास हो सकता था ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इधर ऑप्शन नहीं दिया, आप लोग ये याद रखना। ऑलमोस्ट सारे जो अमाइनो एसिड है ना वो अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं, सिवाय प्रोलीन और ग्लाइसिन के। प्रोलीन और ग्लाइसिन पुअर हेलिक्स फॉर्मिंग है, याद रखना है। अगर यहाँ पे पीछे एमसीक्यूज में प्रोलीन का ऑप्शन ना होता, यहाँ पे ग्लाइसिन होता, तो ग्लाइसिन विल बी द बेटर चॉइस। इनमें से एक चॉइस होगी। नेक्स्ट आ जाता है ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिसरप्टेड एक्सेप्ट। सो डीनेचुरेशन का प्रोसेस क्या होता है कि वो अपनी इंटेग्रिटी लॉस कर रहा है, जो जनरल इंटेग्रिटी होती है। तो इसमें मेन सारे लॉस होंगे जो बाद में इसके स्ट्रक्चर बनते हैं। ऑब्वियसली आंसर इस प्राइमरी स्ट्रक्चर लॉस नहीं होता, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से बना होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी लॉस हो जाता है, टर्शियरी भी लॉस हो जाता है, क्वार्टरनरी भी लॉस हो जाता है। डीनेचुरेशन में जस्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जो मेनली मेंटेन्ड रहता है। और अगर बहुत ज्यादा फर्दर आप उसको हीट करें, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बेसिकली एक तरह से कोवलेंट टाइप ऑफ बॉन्ड होता है, तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इस वजह से वो डीनेचुरेशन में सर्वाइव कर जाता है। बाकी जो बॉन्ड्स होते हैं आपको पता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक बॉन्ड्स होते हैं, जो कि इजीली आप डीनेचर कर सकते हो। बट जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो द राइट आंसर इज अल्फा। सो आपको ये बता दिया, ये वो एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। तो ये इस तरह के एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड आपको पता होना चाहिए कौन सा है। इसमें जो नहीं है वो थ्रियोनीन नहीं है। कौन कौन से होते हैं, 3 तो ये हो गए। अब आपको दिखाता हूँ, मेथियोनिन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सिस्टीन, इसके बाद एक और सिस्टीन। अब आप देख सकते हैं ये 2 सिस्टीन लिखे हुए। जो नीचे वाला सिस्टीन है ये बेसिकली हमारे पास ऊपर वाले सिस्टीन का डेरिवेटिव होता है। एक आ जाता है फिर होमोसिस्टीन और टोरीन, इन सब में ना सल्फर होता है और ये अमाइनो एसिड है। जो मेथियोनिन और सिस्टीन होते हैं, जो पहले 2 अमाइनो एसिड है, ये जो 2 बेसिक अमाइनो एसिड है ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन बनाने में। लेकिन जो बाकी अमाइनो एसिड है वो यूजुअली प्रोटीन बनाने में नहीं यूज हो रहे होते। तो मेथियोनिन और सिस्टीन प्रोटीन फॉर्मिंग हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं। इसलिए मेथियोनिन, सिस्टीन और जो दूसरा सिस्टीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, ये पूछा जाता है। ये अब साइक्लिक जीएमपी के रिलेटेड आ जाते हैं। साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट्स प्रोटीन काइनेज ए दैट फॉस्फोराइलेट्स। तो आपने जी प्रोटीन लाजमी अच्छी तरह करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेल में से प्रोबेबिलिटी होती है कि जी प्रोटीन का क्वेश्चन हो। एमसीक्यूज में प्रोबेबिलिटी होती है जी प्रोटीन का, और वाइवा में तो पूछा जाना ही है, क्योंकि ये आगे सेकेंड ईयर में भी यूज होगा, फार्मा में भी यूज होगा, जहां पे भी जाएंगे, पैथो में भी यूज होगा। ये हमेशा जी प्रोटीन हमेशा चलती जानी है। इसलिए जो जी प्रोटीन है इसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है यूट्यूब चैनल पे, आप लोगों को मिल जाएगी।
जी प्रोटीन अच्छी तरह करना है। साइक्लिक एएमपी, अब प्रोटीन काइनेज ए है, तो काइनेज जब भी वर्ड यूज होता है तो आप लोगों ने एंजाइम में पढ़ा होगा, काइनेज फॉस्फोराइलेशन करवाता है, तो ये प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन करवाएगा, प्रोटीन काइनेज है। तो ये तो सिंपल सा एमसीक्यू था। नेक्स्ट इज फॉस्फोलाइपेज सी। अब फॉस्फोलाइपेज सी स्प्लिट करता है PIP2, और आपको पता है कि PIP2 को किस में कन्वर्ट करता है, IP3 में, और डाइसाइलग्लिसरॉल। अब इनके फर्दर फंक्शन पता होने चाहिए, IP3 क्या करवाती है और डाइसाइलग्लिसरॉल क्या करवाता है। जो IP3 होती है, आप लोग देख सकते हैं, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके कैल्शियम को बाहर रिलीज करवाएगी, ये IP3 का काम है। और जो डाइसाइलग्लिसरॉल होता है, ये प्रोटीन काइनेज सी पे जाएगा, और प्रोटीन काइनेज सी एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। एज अ रिजल्ट प्रोटीन काइनेज सी हमारे पास क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करवाएगा प्रोटीन की। तो ये सेकंड मैसेंजर्स हैं। तो मैंने उसमें सारा एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट मैसेंजर वो होता है जो जी प्रोटीन पे लगता है, और जो जी प्रोटीन लगने के बाद अंदर चेंजेस आती है, वो हमारे पास सेकंड मैसेंजर होता है। तो IP3 और डाइसाइलग्लिसरॉल बोथ आर कंसीडर्ड एज सेकंड मैसेंजर्स, और इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। द सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन्स, तो जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट होते हैं। अब जी प्रोटीन का और एमसीक्यूज क्या आता है, जी प्रोटीन रिसेप्टर का नेम पूछा जाता है, तो इसका अदर नेम है सर्पेंटाइन रिसेप्टर। ये प्रोब का एमसीक्यूज है, 2 साल पहले आया था। जी प्रोटीन का दूसरा नेम रिसेप्टर का नेम होता है सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स। इसमें हमारे पास सब यूनिट होते हैं 3, अल्फा बीटा गैमा। इसके अलावा एमसीक्यूज पूछा जाता है कि जो जीडीपी है वो किस सब यूनिट के साथ अटैच्ड होती है। जो जीडीपी होती है वो हमारे पास अल्फा सब यूनिट के साथ अटैच होती है। फिर पूछा जाता है कि जब अल्फा सब यूनिट के साथ जीटीपी अटैच हो जाए तो क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए, जब अल्फा सब यूनिट के साथ जीटीपी अटैच हो जाती है तो वो डिसोसिएट हो जाता है बीटा और गैमा सब यूनिट से। तो राइट आंसर इज बीटा इन दिस केस। अब व्हाट मस्ट हैपन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवर स्टिमुलेशन बाय द हार्मोन, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने वीडियो में भी बताया था कि जब हार्मोन अटैच है ना, जब तक वो अटैच है हार्मोन इज अ फर्स्ट मैसेंजर, जब तक वो अटैच है तब तक जी प्रोटीन का जो इंट्रासेलुलर पाथवे है वो चलता जाएगा। जैसे ही हार्मोन डी अटैच हो जाएगा साथ ही वो पाथवे बंद हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होता है, अगर हम जी प्रोटीन में से वो हार्मोन को उतार देते हैं तो हमारे पास ओवर स्टिमुलेशन से खुद ब खुद प्रिवेंट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास है, रिसेप्टर मस्ट बी ब्लॉक फ्रॉम कंटिन्यू टू एक्टिवेट द जी प्रोटीन। यानी अगर हम हार्मोन को अटैच नहीं होने देते, अटैच होता है वो उतर जाता है, जैसे ही वो उतरेगा सारे चेंजेस रिवर्स हो जाएंगे, वो सारा फंक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो ये बात याद रखनी है। और इधर हार्मोन था फर्स्ट मैसेंजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट एमसीक्यूज है, ये आप लोगों को खुद भी पता होना चाहिए। इनमें पूछा है कि कौन सा लाइगेंड जी प्रोटीन पे अटैच नहीं होता, तो इसमें से जो नहीं अटैच होता है वो है अल्फा। उसकी रीजन क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन नहीं अटैच होते हैं। जो स्टीरॉयड हार्मोन है ये लिपिड होते हैं, लिपोफिलिक होते हैं, और हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है, लिपिड बायलेयर से। यानी स्टीरॉयड हार्मोन कैन क्रॉस द लिपिड बायलेयर विदाउट एनी हिंड्रेंस। सो अगर ये लिपिड बायलेयर को क्रॉस कर सकता है तो इसको जी प्रोटीन जो मेम्ब्रेन पे लगी है उसके साथ अटैच होने की जरूरत ही नहीं है। स्टीरॉयड हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ के न्यूक्लियाई में भी प्रेजेंट होते हैं, बट साइटोप्लाज्म इज द मेन साइट जहाँ पे स्टीरॉयड हार्मोन्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टीरॉयड हार्मोन आएगा, वो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, अंदर जाके साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर पे लगेगा। जबकि जी प्रोटीन रिसेप्टर आर समथिंग डिफरेंट, वो बाहर लगे होते हैं, और उस पर जाके जब कोई चीज लगती है तो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे ऑन कर देते हैं। तो स्टीरॉयड हार्मोन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जी प्रोटीन पे नहीं लगता। सो these all are the MCQs about protein and G protein. I hope के इन MCQ से कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। मैंने ट्राई किया कि जितने पॉइंट्स इसके थ्रू कवर कर सकता था प्रोटीन के वो कवर करूँ, और जी प्रोटीन के, क्योंकि ये दोनों इस तरह के MCQs और वाइवा इस तरह की चीजें इनमें से बहुत रिलेटेड पूछी जाती हैं। तो आई होप कुछ ना कुछ जरूर आप लोग को इसमें से फायदा होगा।